ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम घुटने के दर्द से जुड़े उन सारे रहस्यों और फिटनेस के कुछ सबसे बड़े मिथकों का पर्दाफाश करने वाले हैं। जरा सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि घुटने का दर्द असल में घुटने की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सुनने में अजीब लगा ना? आज हम इस बायोमैकेनिकल ब्लूप्रिंट के जरिए यही समझेंगे कि इस जिद्दी दर्द की असली जड़ आखिर है कहाँ, और सबसे जरूरी बात, विज्ञान इसे हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर करें, 4.5 मिलियन। जी हां, सिर्फ यूके में ही करीब 4.5 लाख लोग गंभीर और डिसेबलिंग घुटने के दर्द से जूझ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हमें साफ साफ बताता है कि ये समस्या कितने बड़े पैमाने पर फैली है। ये सिर्फ कोई मामूली खिंचाव नहीं है जिसे इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि ये लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से रोक देने वाली एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो अगर इस क्रोनिक घुटने के दर्द का असली सोर्स घुटने में हो ही ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। अक्सर होता क्या है कि जहां दर्द होता है, सारा फोकस और इलाज बस उसी जगह पर लगा दिया जाता है। लेकिन असल में वो दर्द तो पूरे शरीर के किसी बहुत बड़े मैकेनिकल फेलियर का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, दर्द वाले जोड़ के पार, रीढ़ की हड्डी और काइनेटिक चेन। देखिए, सिर्फ उस दर्द वाले घुटने को देखने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरे शारीरिक सिस्टम का इवैल्यूएशन करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले इस बुनियादी शब्द को समझना बहुत जरूरी है, बायोमैकेनिक्स। आखिर ये है क्या? ये वो विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारी मूवमेंट और ताकत का शरीर पर कैसा असर पड़ता है। खासतौर पर ये कि हड्डियों का अलाइनमेंट, मांसपेशियों की ताकत और हमारे चलने का तरीका, ये सब मिलकर जोड़ों पर पड़ने वाले दबाव को कैसे बांटते हैं। जब ये मैकेनिकल फैक्टर्स थोड़े से भी बिगड़ जाते हैं ना, तो जोड़ों का कार्टिलेज बहुत तेजी से घिसने लगता है और फिर सूजन आ जाती है। और ये बात इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि घुटने के दर्द के अनसुने सोर्स कहीं और भी छिपे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी लंबर स्पाइन यानी निचली कमर के L3 L4 हिस्से में कोई गड़बड़ी सीधे घुटने तक दर्द भेज सकती है। इसके अलावा क्वाड्स या हिप स्टेबलाइजर्स में मांसपेशियों का इम्बैलेंस, नॉक नीज या बोलेक्स के कारण शरीर के वजन का गलत तरीके से बंटना और यहां तक कि टखनों की कमजोर मोबिलिटी भी घुटनों में भयानक दर्द पैदा कर सकती है। मतलब प्रॉब्लम कहीं और दर्द कहीं और। अब आते हैं अगले हिस्से पर, मूवमेंट मिथक को तोड़ना, 1970 के दशक की भ्रांति। अब समय आ गया है फिटनेस जगत के एक ऐसे पुराने मिथक को पकड़ने का जिसने दशकों से लोगों की रिकवरी को रोक कर रखा है। इस पुरानी धारणा की सच्चाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले एंटीरियर नी ट्रांसलेशन या AKT को जानना होगा। ये क्या है? जब हम गहरे स्क्वाट्स करते हैं, सीढ़ियां उतरते हैं या दौड़ते हुए अचानक रुकते हैं, तो घुटनों का पंजों से आगे जाना एक बहुत ही स्वाभाविक सी मूवमेंट है। लोग अक्सर इस मूवमेंट से बहुत डरते हैं, लेकिन विज्ञान बिल्कुल साफ कहता है कि इस नेचुरल मोशन से डरना असल में फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब 2003 की एक लेबोरेटरी स्टडी के इन आंकड़ों को देखिए। ये वाकई आंखें खोलने वाले हैं। बाईं ओर अगर देखें तो जब घुटनों को पंजों के पीछे रखने की कोशिश की जाती है, यानी रिस्ट्रिक्टेड स्क्वाट्स, तो घुटने का टॉर्क तो 22% कम हो जाता है, लेकिन कूल्हे का टॉर्क लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। 10 गुना! इससे होता क्या है कि सारा खतरनाक स्ट्रेस सीधा हमारी निचली कमर पर आ जाता है। वहीं दाईं ओर देखिए, नीज ओवर टोज अप्रोच। ये पूरे निचले शरीर में दबाव को बिल्कुल समान रूप से बांटती है, क्वाड्स को मजबूत बनाने के लिए बढ़िया स्टिमुलस देती है और जोड़ों की अच्छी सेहत के लिए फुल रेंज पोजीशंस को मुमकिन बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक चेन को खोलना, मोबिलिटी और सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। तो मूवमेंट के मिथकों को पीछे छोड़ने के बाद अब रीहैब के प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, यानी तंग मांसपेशियों के सॉफ्टवेयर को डीबग करना। हिप ओपनर्स की बात करें तो रेडिट कम्युनिटी के एक मेंबर का ये रियल वर्ल्ड सुझाव बिल्कुल सटीक बैठता है। पिजन पोज जैसी स्ट्रेचिंग करते समय अगर दर्द हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि घुटने पर जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। नसों में जलन या जबरदस्त 90 डिग्री एंगल बनाने से हमेशा बचना चाहिए। इसके बजाय एक योगा ब्लॉक या तकिए का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा सुरक्षित और असरदार तरीका है। थोड़ा समय लेना चाहिए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। काइनेटिक चेन की इन रुकावटों को दूर करने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन रिलीज टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले है काउच स्ट्रेच। ये लगातार बैठे रहने की वजह से छोटे हो चुके हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट करता है। बस ध्यान ये रखना है कि रीढ़ की हड्डी न्यूट्रल रहे, उसे ज्यादा मोड़ना नहीं है। फिर आता है एडक्टर और क्वाड फोम रोलिंग। ये तंग मांसपेशियों को खोजकर खत्म करने का काम करती है।
हर तरफ सिर्फ 2 मिनट और घुटने के अंदरूनी दर्द से काफ़ी राहत मिल सकती है। और आखिर में वूडू फ्लॉस, जिसमें जॉइंट के चारों ओर एक इलास्टिक बैंड को कसकर बांधा जाता है, जिससे दर्द कम होता है और मोबिलिटी में ज़बरदस्त सुधार होता है। नेक्स्ट सेक्शन, द टेंडन लोडिंग ब्लूप्रिंट, टिश्यू का लचीलापन बढ़ाना और उसे दोबारा बनाना। मोबिलिटी सुधारने के बाद रिहैब के अगले चरण में क्लिनिकल गाइडलाइंस डैमेज हो चुके टेंडन्स पर धीरे धीरे लोड बढ़ाने की सलाह देती हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये क्लिनिकल कॉन्सेप्ट हेवी स्लो रेजिस्टेंस या HSR अक्सर साधारण आइसोलेटेड एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। ये एक ऐसी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है जिसे 6 रैप मैक्सिमम तक बहुत ही कंट्रोल और धीमी गति से किया जाता है। ये ना सिर्फ कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक मांसपेशियों की कमजोरियों को दूर करती है, बल्कि बेहतर कोलेजन टर्नओवर को भी बढ़ावा देती है, जो टेंडन को अंदर से मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आइए अब ओहायो स्टेट वेक्सनर टेंडिनोपैथी प्रोटोकॉल के इस क्रोनोलॉजिकल मेडिकल रोडमैप पर एक नजर डालते हैं। ये रिकवरी का एक बहुत ही स्पष्ट क्रम दिखाता है। पहले स्टेप में दर्द को कम करना और 40-70% इंटेंसिटी पर आइसोमेट्रिक्स के जरिए लोड को मैनेज करना शामिल है। दूसरा स्टेप आइसोटोनिक लोडिंग का है, जहां HSR का इस्तेमाल होता है। तीसरे स्टेप में प्लायोमेट्रिक्स और स्पोर्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसी एनर्जी स्टोरेज गतिविधियां आती हैं। और अंत में चौथा स्टेप है बिना किसी दर्द के पूरी तरह से खेल या अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग में वापसी। सीधा एक्यूट पेन मैनेजमेंट से एथलेटिक परफॉर्मेंस तक का सफर। लेकिन ध्यान रहे, लोडिंग करते समय क्लिनिकल गाइडलाइंस शरीर के कुछ खास हिस्सों को पॉइंट आउट करती हैं जहां सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, जैसे एक्लिस इंसर्शन, जिसपे टखने को मोड़ते समय दबाव आता है, पटेला टेंडन, जिसपे घुटने को गहराई तक मोड़ने पर कंप्रेशन होता है, प्रॉक्सिमल हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूटियस मीडिया से मिनिमस में भी कूल्हे की अलग अलग मूवमेंट के दौरान दबाव पड़ता है। शुरुआत में इन खास हिस्सों पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस को रोकने के लिए कुछ गतिविधियों को थोड़ा मॉडिफाई करना बहुत ही क्रूशियल होता है। और अब आते हैं 5वें हिस्से पर, बुलेट प्रूफ घुटने बनाना, KOT प्रोग्रेशन। अब हम इस बायोमैकेनिकल ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल फेज में चलते हैं, जहां जॉइंट्स को सचमुच बुलेट प्रूफ बनाने के लिए प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज का इस्तेमाल होता है। अब इस कम्युनिटी सोर्स्ड टेबल के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यह कैसे धीरे धीरे पटेलर टेंडन को स्ट्रेच करता है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि भारी वजन जोड़ने से पहले सिर्फ शरीर के वजन का उपयोग करके वॉल्यूम और ताकत का निर्माण किया जाता है। सिर्फ 3 इंच के प्लेटफॉर्म और बॉडी वेट से शुरू होकर यह धीमा लेकिन बहुत ही सॉलिड तरीका है आखिर में 50% तक बॉडी वेट ऐड करने का। और ये 4 हफ्ते का स्टार्टअप प्रोग्राम उस पूरी थ्योरी को एक शानदार रूटीन में बदल देता है। देखिए कैसे। पहले हफ्ते में बैकवर्ड स्लेट ड्रैग्स के जरिए क्वाड्स पर सुरक्षित रूप से लोड डाला जाता है। फिर दूसरे हफ्ते में डीप ATG स्प्लिट स्क्वाट्स जोड़े जाते हैं, जो एक ही समय में ताकत और हिप मोबिलिटी दोनों बढ़ाते हैं। तीसरे और चौथे हफ्ते तक आते आते वॉल्यूम बढ़ाया जाता है और असिस्टेड रिवर्स नॉर्डिक कर्ल्स को शामिल किया जाता है। ये पूरा सीक्वेंस इस बात का सबूत है कि सही प्रोग्रेशन और परफेक्ट फॉर्म से घुटनों में नई जान फूंकी जा सकती है। हमारा आखिरी सेक्शन, जॉइंट हेल्थ का भविष्य, क्लिनिकल ट्रायल और डायग्नोस्टिक्स। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मेडिकल टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो सच में कमाल है। मेयो क्लिनिक और लंदन कार्टिलेज क्लिनिक जैसी जगहों पर दर्द के बिल्कुल सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आज कटिंग एज टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोशन कैप्चर और डायनामिक MRI के जरिए मूवमेंट का बारीकी से एवैल्यूएशन किया जा सकता है। वहीं अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन जैसी तकनीकें आ गई हैं जो सीधे दर्द की जड़ पर जाकर काम करती हैं, और इसके साथ ही कस्टम ऑर्थोटिक्स और न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम अब भी केवल दर्द के लक्षणों को मैनेज करने में लगे हैं, या हम आखिरकार अपनी इस बायोमैकेनिकल मशीन को पूरी तरह से फिर से प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? पुराने 1970 के मिथकों से लेकर आज के साइंस बेस्ड रिहैब तक का ये सफ़र हमें दिखाता है कि अगर शरीर की मूवमेंट को सही तरीके से समझा जाए तो इस क्रोनिक दर्द को हमेशा के लिए हराया जा सकता है। बस सोचना यह है कि क्या हम इस नई सोच को अपनाने के लिए तैयार हैं।